Good morning, everyone. Once again, I welcome you all on Wi-Fi Study UPSC, where changing the way of learning is our motto. So once again, I also welcome you all on our daily polity question by me on Wi-Fi Study. So आ जाइए सभी लोग फटाफट, जो कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बहुत ही फिल्टर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, जो आपके यूपीएससी 2020 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो पॉलिटी का सेक्शंस है जो कि करंट से रिलेटेड भी है और जो स्टैटिक पॉलिटी से भी है, ऑल दोज क्वेश्चन आई एम पिकिंग वेरी मेटिकुलसली और बहुत कीन होकर मैं इसको देखता हूँ इस काम को। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप देखा करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है, एंड आई बिलीव कि यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सो आ जाइए देखते हैं, हम लोग पहला सवाल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फॉर यू, और मैं कोशिश करूँगा कि आज आपकी शिकायतें जितनी भी थी उसको आज दूर कर सकूँ कम से कम, क्योंकि आपने कई चीज़ें रिकमेंड करी थी। कई लोग नाराज़ हो जा रहे थे कि कभी मुझे पहले बताया गया कि भाई आप में से किसी ने कि भाई यूपीएससी का पेपर देख लो, मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने कभी देखा ही नहीं था यूपीएससी का पेपर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास भी लिमिटेशंस होते हैं। आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस, रिसोर्स वाइज लिमिटेशंस। आई कैन पिक द क्वेश्चंस, आई कैन ड्राफ्ट द क्वेश्चंस, आई कैन गिव द क्वेश्चंस, बट नॉट ऑल द वर्क दैट इज़ डन बाय अस। ठीक है ना, हम टीचर्स के द्वारा सारे के सारे काम नहीं किए जाते हैं। लेकिन चूँकि अब हम फ्रंट पे हैं तो आप अपने को भजन तो हमें बना सकते हैं। आपका नाराज़गी आपकी स्वाभाविक है, लेकिन कई बार आपकी नाराज़गी कुछ इस तरीके से आती है जो कि अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद इतना डिसरेस्पेक्टफुल होना चाहिए। बट मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, और आपको सुनता नहीं हूँ बल्कि मैं आपके कहने से पहले समझता भी हूँ। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, मैंने भी कही है, मैं सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस कर सकता, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। उन लिमिटेशंस को आप लोग को समझना चाहिए। ठीक है ना, एज अ टीचर आई एम टीचिंग यू, आई एम अ टीचर, एज अ टीचर आई एम पिकिंग द बेस्ट क्वेश्चंस, जो मेरी बेस्ट ऑफ द माई कैपेसिटीज़ हैं। अब कई बार ऑप्शंस को सेट करने में ABCD में ये टाइपिंग एरर भी है। किसी को मैंने बताया कि हाँ भाई 5 क्वेश्चन डालना है, ये 2 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, इससे डाल दो, 2 क्वेश्चन यहाँ ये डाल दो, ऐसे करके। किसी ने अगर लगातार वो डी करके डाल दिया तो उसमें मेरी गलती नहीं होती है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस दिया, लेकिन अब कई बार अरेंज करने वालों की, लगाने वालों की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो कई बार इतना हार्श नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वी आर वर्किंग फॉर या इन योर इंटरेस्ट, वी आर वर्किंग इन योर इंटरेस्ट। सो कोई बात नहीं, हम लोग कुल्ली हैं, टीचर्स हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शांतिपूर्वक आपके प्रश्नों को, आपकी बातों को हम लोग समझें। ठीक है, बट आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आइए हम लोग पहला प्रश्न आज का लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है ना, यानी कि जो पर्सनल लॉ संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सो जो पहला कथन है आपके लिए, पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिमूव्ड कैंसर एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। पर्सनल लॉ संशोधन अधिनियम 2019 ने तलाक के लिए कैंसर को एक आधार के रूप में हटा दिया है। नंबर 2, पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिमूव्ड लेप्रोसी एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 में तलाक के लिए कुष्ठ रोग को एक आधार के रूप में हटा दिया गया है। राइट, सो ये 2 स्टेटमेंट है, आप यू मस्ट हैव रेड इट इन करंट ऑल्सो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए आ जाइए। सो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। थर्ड एंड फोर्थ आई एम पिकिंग फॉर यू। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। द एक्ट अमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम्स मैरिज एक्ट 1939, डिवोर्स एक्ट फॉर क्रिश्चियंस 1869 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अधिनियम ने, यानी कि जो संशोधित अधिनियम है 2019 का, ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन, यानी कि इसको तलाक की बात हो रही है। ठीक है ना, डिसोल्यूशन यानी कि समाप्ति। तलाक अधिनियम ईसाइयों के लिए 1869 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन किया है। The fourth statement reads like this: the act amended the Hindu Marriage Act 1955, Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, Divorce Act for Christians 1869, Special Marriage Act 1954 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956। अधिनियम में हिंदू विवाह 1955, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, तलाक अधिनियम ईसाइयों के लिए 1869, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स, राइट। अब नाउ यू हैव टू पिक, सेलेक्ट द राइट कोड, राइट, सेलेक्ट द राइट कोड। नाउ यू गिव मी योर ऑप्शंस। सो आई बिलीव कि आपको एक बार शायद फिर से जरूरत पड़ेगी। सो आई एम टेकिंग यू बैक ऑन द प्रीवियस स्लाइड्स। सो एक बार देख लें आप 1 and 2, 3 and 4 again for you. Now give me your answer.
So now pick the answer. So I believe most of you have given your answer. ठीक है, I don't know what is your answer, but I believe answer is 2 and 4. 2 and 4. I believe. So first have a look on the answer. I believe this. Let's see. So 2 and 4, right? This is the answer. 2 and 4. अब देखते क्या है, इसको ये देख लीजिए. इसमें क्या है कि ये जो आपका आया है जो पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें क्या किया गया है कि इसमें एक बीमारी था लेप्रोसी, जिसको ये बताया गया है लेप्रोसी जो कुष्ठ बीमारी है, कुष्ठ रोग है. ये जो लेप्रोसी है आपका, ये इसको पहले इनक्योरेबल माना जाता था, लेकिन अभी आप जानते हैं मेडिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ही नाउ इट इज़ क्योरेबल. ठीक है ना, आप इसको क्योर कर सकते हैं. तो पहले ये आधार बताया गया था कि जो पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट हैं उसमें ये बताया गया था कि अगर किसी को लेप्रोसी है तो इट कुड बी अ बेसिस टू टेक डिवोर्स. ठीक है ना, आप क्या लेते हैं, तलाक के लिए एक कारण आप देख सकते हैं. ठीक है, सो इट वाज द सो इसको अमेंड करके इसको हटा दिया गया है, इसको ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि ये मान लिया गया है कि अब ये जो है जो लेप्रोसी है वो क्या है, क्योरेबल है. ठीक है ना, कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया इसके अंतर्गत, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है. ठीक है, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग के बारे में बताया गया है, क्योंकि ये पहले कंटाजियस होता था, लेकिन विद द मेडिकल एडवांसमेंट नाउ इट इज क्योरेबल. ठीक है, तो इसको क्या है, रिमूव कर दिया गया है इसके अंतर्गत कि तलाक का ये आधार नहीं हो सकता. दूसरा क्या है कि जो चारों है ना, इसमें ये सभी के सभी हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, divorce for Christian 1869, and Special Marriage Act 1954, and the Marriage Adoption and Maintenance Act 1956. ये चारों को अमेंड किया गया है. ठीक है, इन चारों को अमेंड किया गया है. ठीक है ना, तो इसमें से मात्र ये 3 हैं, ये 3 ही नहीं है, बल्कि इन सभी को 3 नहीं बल्कि 4, 1 2 3. ठीक है, बल्कि ये 5 हैं जो अमेंड किए गए हैं. ठीक है ना, ये पांचों को पांचों. अब यहाँ देखिए आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी क्या याद रखना होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी एक्ट है ना, इनके ईयर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं. 1955, 1939, 1869, 1954 एंड 1956. अब ये जो है ये आपको मैच करने के लिए भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है. ठीक है, तो इस प्रोविजंस को याद रखिएगा, इन प्रोविजंस को याद रखेंगे, साथ ही साथ इनके जो ये एक्ट हैं इन सबों के ईयर्स को भी आपको याद रखना चाहिए. दैट इज इवन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए आ जाइए. Next, second question. Consider the following statements regarding right of children to free and compulsory education. Amendment Act 2019, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संशोधन अधिनियम 2019 के बच्चों के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन क्या है आपके पास, अंडर द अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नो स्टूडेंट कैन बी डिटेन्ड अप टू क्लास 8. ठीक है ना, अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को रोका नहीं जा सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट रीड्स लाइक दिस, अबॉलिश्ड द नो डिटेंशन पॉलिसी इन स्कूल. विद्यालय में नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया गया है. थर्ड स्टेटमेंट है, अंडर द अमेंडेड एक्ट इट इज लेफ्ट टू द स्टेट्स टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू द नो डिटेंशन पॉलिसी. संशोधित अधिनियम के तहत यह तय करने के लिए राज्यों को छोड़ दिया जाता है कि वे नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखें या नहीं, ये उनके ऊपर रखा गया है. सो ये हो गया. फोर्थ स्टेटमेंट क्या करता है, इसको भी देख लें हम लोग. व्हाट इज द फोर्थ स्टेटमेंट? द एक्ट प्रोविजंस फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन इन क्लास 5 and 8, and if a child fails, the amendment act grants a provision to give her or him additional opportunity to take a re-examination within 2 months. ठीक है, अधिनियम जो है वो कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा के लिए प्रावधान करता है, और यदि कोई बच्चा इसमें असफल रहता है तो संशोधन अधिनियम उसे 2 महीनों के भीतर पुनः परीक्षा देने का अतिरिक्त अवसर देने के प्रावधान को प्रदान भी करता है. ठीक है ना, नाउ सेलेक्ट द कोड, करेक्ट कोड 1 and 3, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4. सो फोर्थ स्टेटमेंट आप ध्यान में रखें. फिर आगे मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊं ताकि आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को भी आप समझ पाएं. सो दीज आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट. सो इसको आप देख लें एंड ट्राई टू गिव योर आंसर.
So once again, I'm taking you. So what is the right answer now? आपने देख लिया. So I believe कि आंसर क्या होना चाहिए? I believe कि आंसर होना चाहिए क्या है? I believe कि आंसर होना चाहिए 2, 3 and 4. ठीक है, राइट. सो देखते हैं कि आंसर क्या हमारे पास. सो 2, 3 and 4 है. ठीक है. सो दिस आर द स्ट्रेट. सो 2, 3 and 4. ठीक है, इसको याद रखिएगा. ये जो है ये पुराने वाले में था. नो स्टूडेंट कैन बी डिटेन्ड अप टू क्लास 8. ये नो डिटेंशन पॉलिसी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, इसी को हटा दिया गया. बोला गया नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दिया जाना चाहिए. ठीक है ना. तो ऐसा ये माना गया है. अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करती है. ठीक है. और उसमें कुछ जिम्मेदारियां स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई हैं. ठीक है, कि वो चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकती हैं, चाहे तो इसको डिसकंटिन्यू कर सकती हैं. राइट. एंड उसके बाद क्या है कि इसमें अगर कोई बच्चा 5th और 8th के एग्जामिनेशन में अगर फेल हो जाता है तो उसको 2 महीने का पढ़ाई का प्रोविजन किया गया है. इसके लिए उसको फ्री ट्यूशन की भी प्रोविजन किया गया है, इवन सरकार के द्वारा. ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि कोई बच्चा अगर असफल हो जा रहा है तो उसको क्या करना है, सफल करने के लिए उसको पढ़ाने के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा देना होगा. आपको ये महीना याद रखना होगा. ये आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता है एग्जामिनेशन में. 6 महीना, 4 महीने, 5 महीने कुछ भी दे सकता है. तो एक तो याद रखना है ये. और दूसरा, यहाँ पर कई प्रोविजंस किए गए हैं कि बच्चा अगर किसी एग्जामिनेशन में अगर फेल कर जाता है तो एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले इस 2 महीने के भीतर उसको क्या किया जाएगा, उसको फ्री ट्यूशंस दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री क्लासेस दी जाएंगे. ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एग्जाम को क्लियर भी कर पाए. ठीक है. सो ऑप्शन 1, 2 नहीं 1 नहीं 2, 3 and 4 आर द करेक्ट आंसर. राइट. चलें फिर आगे. सो देखिए 2, 3, 4 है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट आ जाइए. अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है? What is the next question? Consider the following statements regarding a National Council for Teacher Education Amendment Act 2019. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. ठीक है. इसमें पहला है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993. ठीक है. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन अधिनियम 2019 ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 में संशोधन किया है. ठीक है. दूसरा है द एक्ट एम्स टू ग्रांट रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन टू सेंट्रल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैड कंडक्टेड टीचर एजुकेशन कोर्सेज विदाउट अप्रूवल बाय द काउंसिल अंटिल द एकेडमिक ईयर 2017-18. इस अधिनियम का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य संस्थानों को पूर्वव्यापी, इसका मतलब पहले से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन की बात हो रही है, प्रदान करना है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 तक परिषद द्वारा अनुमोदन के बिना शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किए थे. ठीक है, ये की बात हो गई. दोनों स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आ जाइए. The Act also grants retrospective permission to start a new course or training in teacher education to institutions which satisfies certain conditions and which have offered teacher education courses after the establishment of NCTE until the academic year 2018-19. ठीक है ना. यह अधिनियम उन संस्थानों को शिक्षा में एक नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की पूर्वव्यापी अनुमति देता है जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 तक NCTE की स्थापना के बाद शिक्षा पाठ्यक्रम की पेश की थी, यानी कि इसकी शुरुआत की थी. ठीक है. फोर्थ देखते हैं. फोर्थ, ग्रांटिंग रेट्रोस्पेक्टिव परमिशन वाज ग्रांटेड as the fate of thousands of students who completed courses from unrecognized institutions would be in jeopardy as their degrees would not be recognized anywhere. गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले हजारों छात्रों के भाग्य को खतरे में डालने के रूप में पूर्वव्यापी अनुमति दी गई थी क्योंकि उनकी डिग्री कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी अगर इसको समाप्त कर दिया जाता तो. ठीक है, ये कहा गया है इसके अंतर्गत. ठीक है. सो नाउ यू कुड हैव योर ऑप्शंस 1, 2 and 4, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, and 1, 3 and 4. Right? So these are the options. Now again, look at the options statements and give me your response. So these are the first two statements on the first slide of this question. Have a look on this. Right? Next two statement of the question.
3 and 4? So now give me your answer. So now give me your answer. Give me your answer. क्या options हैं? So what is your answer? I believe answer is 1, 2 and 4. 1, 2 and 4, right? 1, 2 and 4. ठीक है, देखिए पहले आंसर क्या है हमारा, कि मैं ही तो गलत नहीं हूँ, नहीं 1, 2 and 4 ही आंसर सही है, ठीक है। सो 1, 2 and 4, ठीक है। देखिए क्या है गड़बड़ी, क्या है यहाँ पर गड़बड़ी क्या है कि यहाँ जो दिया है कि अंटिल द एकेडमिक ईयर 2018-19, इसकी जगह यहाँ पर क्या है, ये है 2017 एंड 2018, राइट? ये आपके पास है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट भी आपका सही होता, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए, अभी हम लोगों ने पंचायत खत्म किया था। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोविजन फॉर पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स and panchayats? So give me your answer. So I believe कि इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, या आंसर होगा क्या, बी होना चाहिए। So let's have a look on that, बी, ठीक है। सो जो पंचायत की शक्तियों, अधिकारों, जिम्मेदारियों के लिए निम्नलिखित लेखों में से कौन सा एक प्रावधान है 243 जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सर, ठीक है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article governor can pardon? It's an easy question for you. It's an easy question for you. Under which article governor can grant pardon or punishment? राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकते हैं? ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंतर्गत देते हैं और राज्यपाल किसके अंतर्गत देते हैं? दिस इज आर्टिकल व्हाट 161, राइट? सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।